Why FIIs आर सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। थैंक्स टू इकोनॉमिक टाइम्स, एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट उन्होंने FIIs की इन्वेस्टमेंट पे बनाई थी। तो उसी रिपोर्ट में से कुछ जिस निकाल के हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा भी लगेगा। तो हमेशा की तरह एक स्क्रीन शेयर करके ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो शेयर स्क्रीन पहले मैं कर लेता हूँ। जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, एंड investsatna.in को विजिट करके मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सो यस, सो व्हाई FPIs और FIIs आर सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। आप लोगों को पता है टोटल FIIs की साइज कितनी है इंडिया में? टोटल FII इन्वेस्टमेंट और FPIs भी जिन्हें कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, द टोटल साइज इज $575 बिलियन। $575 बिलियन की ये टोटल FIIs की इन्वेस्टमेंट आज की घड़ी में इंडिया में है। अगर इंडिया का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में 20.7% का जो एलोकेशन है वो FIIs के पास है और FPI जिन्हें कहा जाता है। सो ये आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट शेयर, मार्केट कैप का एलोकेशन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। मार्च 2020 में जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका था, ऑलमोस्ट 40% डाउन हो चुका था फ्रॉम द पीक ऑफ 12,500 एंड इट टच्ड अराउंड 7,500। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, सेंसेक्स वाज अराउंड 25,000-26,000 तक नीचे जा चुका था। सो तब FIIs का जो टोटल एलोकेशन था वो 18.9% तक नीचे आ गया था। 18.9%। और वैल्यू टर्म्स में अगर हम देखते हैं सो इट वाज अराउंड $286 बिलियन। कितना? $286 बिलियन तक ये नीचे आ चुका था। और वहां से एक बहुत ही जबरदस्त रिबाउंड, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स FIIs ने कमाए हैं इन लास्ट 8-9 मंथ्स। हम बात कर सकते हैं सिंस 9-10 मंथ्स, सिंस मार्च 2020 के जो लोज इस हमारे इन मार्केट्स ने टच किए थे। अब यहां अगर मैं FY21 की बात करता हूं, मतलब 1 अप्रैल से लेके अब तक टिल डेट, 1 अप्रैल 2020, बिकॉज वी आर स्टिल इन FY21, दो FY22 की बहुत ज्यादा बातें मार्केट में शुरू हो चुकी है। सो इस पर्टिकुलर फेज में द टोटल FII इन्वेस्टमेंट वॉज $36.7 बिलियन। $36.7 बिलियन। अगर मैं इसको रुपी टर्म में कन्वर्ट करता हूं तो 2.7 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इंडिया में FIIs ने इन लास्ट 10 मंथ्स में की है। अगर मैं 1 जनवरी 2021 से भी टिल डेट की अगर बात करता हूं तो ये भी जो कैलेंडर ईयर है, यहां पे भी FIIs की इन्वेस्टमेंट $5.9 बिलियन की रही है। सो रुपीज टर्म में इट वाज अराउंड 43,600 करोड़ रुपीज। तो ये भी कोई स्मॉल फ्लोज नहीं है। तो ये फ्लोज बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया में आ रहे हैं। अब मेन बात करते हैं कि भाई क्यों क्यों ये मार्केट में पैसा, ये FIIs से ये पैसा यहाँ पे इन्फ्यूज कर रहे हैं। एक चीज तो हमने पहले ही बोली थी कि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इक्विटी एज एन एसेट क्लास तो डेफिनेटली इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू डेट। और वहां पे इमर्जिंग इकोनॉमीज में स्पेसिफिकली इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी रही जहां पे रिबाउंड जो है वो काफी शार्प रहा। दो वी आर इन डेंजर ऑफ सेकंड कोविड वेव, लेट्स सी क्या क्या चीजें होती है, बट दैट इज वन मोर फैक्टर की जो अभी मार्केट पे थोड़ा सा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स हैव आल्सो स्टार्टेड कूलिंग ऑफ। इवन अगर नैस्डैक की हम बात करते हैं तो नैस्डैक ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स भी अपने पीक से ऑलमोस्ट 5 to 6% नीचे आ चुका है। सो मतलब डाउनफॉल ओवरऑल, अगर ये भी एक काफी अट्रैक्टिव इंडेक्स था जिसका बीटा बहुत ज्यादा था कंपेयर टू अदर मार्केट्स, मतलब एग्रेसिवनेस थोड़ा ज्यादा है। स्टॉक्स भी हम सब लोगों को पता है। फैंग स्टॉक स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो वहां वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ओवरऑल करेक्शन यहाँ पे हुआ है। सो वाई इंडिया? सो यहाँ ऐसा क्या चेंज हो गया इंडिया में जो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में स्टॉक मार्केट्स में पैसा नहीं आया? तो उसका फर्स्ट रीजन मुझे लगता है MSCI में जो इंडिया का इमर्जिंग इंडेक्स है उनका, तो वहां पे इंडिया का वेटेज चेंज हो गया। और ये वेटेज अराउंड 0.5% से चेंज हुआ है और उसके चक्कर में ऑलमोस्ट $10 बिलियन तक के एक्टिव प्लस पैसिव फ्लोज इंडिया में आए हैं।
पैसिव फ्लोज तो जब इंडेक्स चेंज होता है तब आते हैं, बट एक्टिव फ्लोज स्टार्ट फ्लोइंग, मतलब जैसे उनको पता चलता है, आई थिंक दे स्टार्ट डूइंग दैट द सेम थिंग। इवन एफटीएसई का भी जो फुटसी का भी एक इमर्जिंग इंडेक्स है, इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स, वहां पे भी इंडिया का वेटेज थोड़ा सा बड़ा है, तो वो भी एक रीजन है। एंड क्रेडिट स्विस की अगर हम बात करते हैं, सो क्रेडिट स्विस की यहाँ पे जो ओवरऑल इंडिया का वेटेज है, वहां इंडिया को ओवरवेट कहा गया है। यहाँ ओवरवेट का मतलब कैसा है कि भाई ओवरऑल जो भी मार्केट वेटेज मिलता है उनके एनालिसिस के हिसाब से इंडिया को जो वेटेज होना चाहिए, तो वहां पे दे फील दैट कि उससे भी ज्यादा एलोकेशन हम ले सकते हैं। मतलब इंडेक्स में इंडिया का जो वेटेज है, उस वेटेज से ज्यादा का एलोकेशन हम ले सकते हैं। मतलब इंडिया का वेटेज से सपोज 8.5% का है, सो दे कैन गो अप टू 10-11% ऑल्सो इन इंडियन मार्केट। सो जो भी वो फंड फॉलो करते हैं उनको उसके हिसाब से, तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं, सो ओवरऑल ये जो सो कॉल्ड ब्रोकर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है वर्ल्ड मार्केट के, वहां पे इंडिया का वेटेज बढ़ने की वजह से ओवरऑल फ्लोज जो है वो $36 बिलियन प्लस के फ्लोज इंडिया में हमने देखे हैं। अब यहाँ पे कौन से सेक्टर्स है ऐसे जो एफआईआईस को काफी ज्यादा पसंद है, जहां पे ज्यादा एलोकेशन आया, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सो फर्स्ट जो सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अच्छा खासा रिबाउंड हमने देखा है, इफ स्पेसिफिकली इफ यू आर लुकिंग कि जो आने वाली न्यू टेक्नोलॉजीज को इम्बाइब करने की कोशिश करें, जैसे कि टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स, जहां 60 रुपीज तक ये स्टॉक गया था, वहां से 300 रुपीज तक ऊपर आ चुका है। सो इट मींस कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनको इम्बाइब जो कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, उसको जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश सबसे ज्यादा कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट रहा। दूसरा जो सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता है एफआईआईस का। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एचडीएफसी हुआ या फिर कोटक हुआ, या फिर जो बीटन डाउन नेम थे जैसे कि इंडस इंड हुआ, या फिर इवन आईसीआईसीआई की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे भी काफी अच्छे फ्लोज हमें नजर आए, एक्सिस में भी काफी अच्छे फ्लो नजर आए। सो ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स में अच्छा खासा एलोकेशन हुआ है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट द नेम ऑफ एसबीआई, द जायंट। और ये जायंट जग रहा है क्या? सो लेट्स सी, बिकॉज इट हैज आल्सो टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 400 प्लस लेवल्स, सो दैट इज आल्सो वन थिंग टू लुक एट। एंड थर्ड सेक्टर है जहां पे एफआईआईस वर क्वाइट बुलिश वाज कैपिटल गुड्स। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कैपिटल गुड्स ये सेक्टर को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो एलएनटी जैसी कंपनीज, दो द डेट इज राइजिंग, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सर डेट राइज होने के बावजूद ये स्टॉक्स अच्छा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज डेट रीपेमेंट की जो कैपेसिटी इस कंपनी में अवेलेबल है, द काइंड ऑफ सब्सिडरीज दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज, आई थिंक कैश फ्लो रिच कंपनी है ये। एक दो क्वार्टर्स खराब रहे थे बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन विच हैपेंड इन दी ओवरऑल इकोनॉमी, बट आई थिंक दे आर कोपिंग अप रियली रियली वेल। सो इस सारे जो एलोकेशन है, $575 बिलियन का जो एलोकेशन इन्होंने लिया हुआ है एफआईआईस ने, इसमें सबसे बड़ा एलोकेशन कौन से सेक्टर में है? एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज, द सेक्टर इज बैंकिंग, बिकॉज अल्टीमेटली इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं और वहां पे ओवरवेट हो जाते हैं। सो बैंकिंग में 36.19% का एलोकेशन इन्होंने लिया है। मतलब $575 बिलियन जो इनके इन्वेस्टमेंट है, उसमें से ऑलमोस्ट $200 बिलियन, ऑलमोस्ट $200 बिलियन आर इन बैंकिंग सेक्टर। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड व्हाई द आउट परफॉर्मेंस जो हमने देखा है बैंक निफ्टी में, वो क्यों है ये हमें समझ में आ गया होगा, बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर क्वाइट गंग हो अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अगर मार्च में हम बात करते हैं, सो मार्च 2020 के कंपैरिजन में हम अगर फेब 2021 का कंपैरिजन करते हैं, सो यहाँ पे ये जो 36.19% का एलोकेशन है, इट इज 4.4% मोर कंपेयर टू मार्च 2020। मतलब ये 32% से भी नीचे का एलोकेशन था। यहाँ पे 31.8% समथिंग लाइक दैट वाज द एलोकेशन इन बैंकिंग। बिटन डाउन सेक्टर था, बहुत ज्यादा फॉल हुआ था इस इंडेक्स में, ऑलमोस्ट 50% डाउन था ये इंडेक्स। सो दैट कुड बी अनदर रीजन, बट अभी the way we have seen the flows in this sector, I think we should not be surprised why banking is one sector
जो एफआईआईज का काफी ज्यादा फेवरेट है। और इसीलिए थोड़ा सा कंसर्न ये भी रहना चाहिए अपना, जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना है 13.5 टू 15% तक के ग्रॉस एनपीएस हो सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वही ग्रॉस एनपीएस वुड बी बिटवीन 7 to 8%. So this is a worrisome sign in coming days. So we will have to wait for another 2 quarters. क्या क्या चीजें होती है बैंकिंग में, so closely watch रखिए। and that's why रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स में अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो नॉट ओनली लेंडिंग बट रिटेल फ्रेंचाइज आल्सो, मतलब डिपॉजिट की फ्रेंचाइज भी होनी चाहिए, जैसे कि कोटक बैंक हुआ, इट्स अ वेरी गुड रिटेल फ्रेंचाइज। इवन एचडीएफसी बैंक लाइबिलिटी साइड में काफी फेवरेट है, बट लोन्स में थोड़ा सा कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ ध्यान जा रहा है, बट विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो रिटेल पे बहुत ज्यादा फोकस इस बैंक का है। दो द कंसर्न्स, एक स्टार मार्क यहाँ पे रखूंगा, इनके जो लेगेसी लोन्स आए हैं फ्रॉम आईडीएफसी बैंक, कैपिटल फर्स्ट तो कंप्लीटली रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसी थी, बट लेगेसी लोन्स could be a problem for IDFC First Bank, and that's why थोड़ा सा केयरफुल रहना ही सही रहेगा इस पर्टिकुलर बैंक के साथ। बट मिस्टर वी वैद्यनाथन is a gem of a person and he has a very good track record also to do a very good business in retail, मतलब बैंक लोन्स में किया है, तो अभी रिटेल बैंकिंग में हम बात कर सकते हैं। सो इस हिसाब से तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए एंड थैंक यू। ये प्रोमो कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट 33% ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो। तो जरूर इन्वेस्ट इन को विजिट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।